अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इकनॉमी के हवाले से आज हमारा ये प्रोग्राम है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मुल्क के हवाले से कहा जा रहा है कि इसका दिवालिया हो गया, हमारी मईशत ख़त्म होती चली जा रही है। मुख्तलिफ सियासी लीडरों के भी आप बयानात सुन रहे हैं और इधर जो मौजूदा हुकूमत है नवाज़ शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि हम जो है इस बहरान से मुल्क को निकाल लेंगे। लेकिन हम अगर देखते हैं कि अवामी सतह पे तो बेइंतहा महंगाई है और हुकूमत डिफ़ॉल्ट नज़र आती है, क्योंकि महंगाई में कमी नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कुछ कम की हैं, यानी कि पेट्रोल में 10 रुपये कम किए और दीगर चीज़ों में उन्होंने 10-10, 12-12 रुपये की तो कमी की है, लेकिन दीगर अशिया पे कमी नहीं है जो कि रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उन पे कोई कमी नहीं आ रही। इससे अवाम जो है वो बेजार नज़र आती है, परेशान नज़र आती है। और नाज़रीन, हमारे ताजिर और हमारे सनतकार भी परेशान नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है कि हम कैसे अदा कर सकेंगे। IMF का कर्जा है, IMF से दोबारा माहिदा होगा, लेकिन हुकूमतें दिलासे दे रही हैं और मुखालिफ जो हैं वो मुख्तलिफ चेमा गोइयाँ कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है, हमारे मुल्क में बेइंतहा बसा हालात ख़राब होने वाले हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी मुल्क की मईशत किस जगह पे है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं उनका हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर हाजी शरीफुद्दीन साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िया कार जनाब मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, माशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाए और अब आप तो एंकर भी हो गए हैं और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी बहुत से शख्सियात मौजूद होंगी। और नाज़रीन, हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे महंगाई की और मईशत के हवाले से, और हमारी सनतें भी यानी कि बंद हो रही हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारे यहाँ बैरून मुल्क के जो डॉलर हैं उनके रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो शरीफ साहब, आप क्योंकि ताजिर हैं, ताजिर के हवाले से क्या कहेंगे कि हमारी मईशत जो है और हमारी जो ये इकनॉमी के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बात दरअसल ये है कि ये एक दिन का काम तो है नहीं। महंगाई तो शुरू से ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल 10 रुपये कम हुआ है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सनतें, वाकई सनतें बंद हो रही हैं और कारोबार है नहीं। सारा दिन हमारा जो है ना, कोई कस्टमर नहीं आता, कोई ग्राहक नहीं आता। जी जी। और दूसरी बात यह है कि मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे भी और हुकूमत से भी कि IMF का कर्जा हमारा कब उतरेगा? इसकी कोई डेट है? इसकी कोई है आज से हालात जो IMF का कर्जा उतर जाए? जब ये कर्जा ही नहीं उतरेगा तो हमारे हालात कैसे सही होंगे? हमारी तमाम कमाई, हमारी तमाम जितनी भी चीज़ें वो तो IMF ले जाता है, हम कहाँ से कम करेंगे? सब्ज़ी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हम कैसे पूरा करेंगे? अब रहा ताजिर, तो ताजिर पे तो ये मुल्क चल रहा है। अगर ताजिर ना हो, और ताजिर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ताजिर ही मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। जब ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और कारोबार नहीं होगा तो आम मजदूर बेचारा क्या करेगा? उसको आप नौकरी से निकालेंगे, मजबूरी है। तो मेरे गवर्नमेंट से ये एक सवाल है कि आप जो है कोई ऐसा इक़दाम करें कि जो आम आदमी को भी फ़ायदा हो और इस मुल्क को भी फ़ायदा हो और हम IMF के चुंगल से निकल जाएं। अब हमारे पास जो ज़खायर है ना, अभी मैं सुन रहा था खबरें, तो उसमें पता चला कि वो नीचे आ गए, कितने करोड़ रुपए उसमें कम हो गए डॉलर में से। तो अगर ऐसे करते करते हम अगर डिफ़ाल्टर खुदा न खास्ता हो गए, जो कि होंगे नहीं, हम श्रीलंका नहीं है जो डिफ़ाल्टर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो मौजूदा हुक्मरान है वो मुल्क का मुखलिस है और मुल्क के लिए काम कर रहा है, तो ताजिर तो अपनी जान देने को तैयार है, पैसे भी देने को तैयार है, कर्जा भी उतारने को तैयार है। लेकिन अब चूंकि हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं है, हुकूमत जो भी आती है कुछ दिन रहती है और अपना उल्लू सीधा करके चली जाती है और हमें बेयाद मददगार छोड़ देती है। तो हम क्या करें? ताजिर बेचारा क्या करे? ताजिर तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान को बेशुमार कर्जा दिया, बेशुमार पैसे दिए,
फौज को तनख्वाहें दी इन्हीं ताजिरों ने। दूसरे ममालिक ने भी हमें कर्जा दिया है। और नदीम साहब, आपसे जानने की कोशिश करो, IMF के कर्जों की किस्तें हमारे ऊपर बेइंतहा और हमें देना है वो, तो आप क्या समझते हैं IMF का अगर कर्जा ना दिया तो क्या हमारे मुल्क का, मतलब कहने की बात है, अल्लाह ना करे, क्या दिवालिया हो जाएगा? देखिए आसिफ भाई, पहले तो शुक्रिया आपका आज इस आम मौजू पे बात करने का मौका दिया। शरीफ साहब ने जो बात कही वो ताजिरों की, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि मैं बात करता हूँ आमतौर पे सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की। मुझे एक बात बताइए आसिफ भाई कि हम इतने बेअकल हैं, इतने जाहिल हैं हमारे पॉलिटिशियन कि हम लोग हर चीज़ का प्लान बना लेते हैं, लूटने का भी प्लान बना लेते हैं, इलेक्शन से पहले इलेक्शन की तैयारी भी कर लेते हैं, हर चीज़ की हमारे पास तैयारी होती है, लेकिन हमारे पास इकोनॉमी दुरुस्त करने के लिए हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। मुझे एक बात बताइए कि पिछले चंद दिनों से एक बात सुनने को मिलती है, पाकिस्तान डिफाल्टर हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, आज से चंद दिन पहले या जो समझ लें मार्च से पहले यही हमारी एक हुकूमत थी जो कह रही थी कि हम कर्जों से निकलते जा रहे हैं, हमारे पास इतने ज़खायर जमा हो गए। एन उसके इलेक्शन खत्म होते, उनकी डोमेन तब्दील होते ही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफाल्टर हो गया। और यानी कि ये हुकूमत, जिन्होंने ये हुकूमत की बागडोर पकड़ी, वो भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत हमारी मुल्क डिफाल्टर की तरफ जा रहा है। मुझे सोचने की बात यह है कि क्या ये मिली भगत तो नहीं है? मैं एक गैर जानिबदार हो गया जब बाहर बैठ के देखता हूं कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को डिफाल्टर शो करना इन लोगों को क्यों फायदा होता है। अच्छा, IMF की प्लानिंग, आसिफ भाई, IMF की प्लानिंग के ऊपर उनके यूं समझ लें कि हमें पराए सालन के आसरे पे हम रोटी बांध के बैठे रहते हैं। मुझे बताइए कि क्यों हम लोग सोचते हैं कि IMF अभी गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने, जो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि हमारा मुल्क जो है उसकी बड़ी बुरी पोजीशन है, बहुत बुरे हालात में है और हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका जैसा बन जाएगा। तो इनकी बात में कितनी सच्चाई है, आप कहाँ तक समझते हैं? देखिए, एक दो चीज़ें तो मैं आपको कैलकुलेशन दूं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, एक अच्छी बात यह है कि हमारा सूदी निज़ाम के ऊपर जो है ना, हमारी आम बिजनेस जो है वो सूद पे इन्हिसार कम करता है। जिन मुल्कों के ऊपर टोटल बैंकों पे इन्हिसार होता है, वहाँ डिफाल्टर होने के चांसेस इससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जरा बैंक लोन और इस तरह की कंडीशन, लोग माशाल्लाह अपने ज़ाती सरमाए के ऊपर बिला सूदी कारोबार भी करते हैं। उससे ये होगा, फौरी तौर पर उस किस्म का फॉल्ट नहीं होता कि जिस तरह बैंक करप्ट हुए वो मुल्क डिफाल्टर में चला जाता है। हमारे यहाँ इस किस्म की कंडीशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे ऐसे, यूँ समझ लें हमारा 70% बिजनेस जो है वो विदाउट सूद लोग अपने उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कंडीशन है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अगर ऐसा हो भी जाता है तो देखिए इमरजेंसी के अंदर प्लान करने में बात, एक मिनट नदीम साहब, आपने जो सूद की बात की है, अभी हमारे बहुत से मजहबी स्कॉलर्स थे, मजहबी उल्मा थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो सूद का सिलसिला इसको ख़त्म किया जाए तो हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया से बच सकता है। और क्योंकि जाहिर है कि ये तो डायरेक्ट अल्लाह से जंग है सूद के हवाले से। देखें, मौलाना तकी उस्मानी साहब को मैं पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनका, सूद पे उनकी बड़ी वर्किंग है। वो कहते हैं कि आप यूँ समझ लीजिए कि 100 साला एक सूदी निज़ाम को शिकस्त देने के लिए आप एक साल में फौरी तौर पे चेंजिंग नहीं ला सकते। अब अकेला पाकिस्तान या हम अपने जैसे चंद मुसलमान मुल्कों को खड़ा करके अगर हम एक सूदी निज़ाम के अगेंस्ट एक निज़ाम लाते हैं तो उसको लागू होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं अभी भी आपको एक खुशबख्ती बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अच्छे ताजिर जो हैं वो इस निज़ाम से निकले हुए, जो बेस बन जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को डिफ़ाल्टर की कंडीशन पे नहीं है। हाँ, सियासतदानों से इख्तलाफ सिर्फ ये है कि खुदा के वास्ते कुछ प्लानिंग ऐसी करें कि हम इन चुंगलों से निकलें। फिर हमें देखें, अब मैं उस दिन एक बड़ी अच्छी चीज़ देख रहा था कि इंडिया के एक वज़ीर आज़म थे जिनका मैं नाम मनमोहन सिंह ने, उन्होंने इकॉनमी पे काम किया था। उन्होंने 2 टर्नओवर टोटल के टोटल उन्होंने इकॉनमी पे काम करके अपने मुल्क को बड़ा स्टेबल कर दिया। आज IT के अंदर उनका बहुत अच्छा इन्हिसार है, आज उनका इंपोर्ट पे बहुत, एक्सपोर्ट पे बहुत काम हो गया। जी, मैं आपकी बात से मुनक़ता करूँगा। हमारे साथ मारूफ सनतकार और मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है मईशत के हवाले से हमारी इकनॉमी किस डगर पे है और स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप सनतकार हैं, तो हमारे इसका मुल्क का क्या होगा? क्योंकि दूसरे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क श्रीलंका जैसा बन जाएगा, और मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि नहीं, हम इस भंवर से निकल जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आपका बड़ा वास्ता है इनसे?
जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट से मुराद ये है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी कम है। पिछले साल हमने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की थी और एक्सपोर्ट्स हमारी जो थी वो थी कोई 35 अरब डॉलर की। जी इस तरीके से हमारा कोई उसमें 55 अरब डॉलर का खसारा था। तो 30-32 अरब डॉलर हमें वहां से आ गए जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है। तो इस तरीके से हमारा खसारा था कोई 20 अरब डॉलर का, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब वो खसारा जो है वो अपनी जगह मौजूद है और अब इस साल जो है वो सैलाब वगैरह जो आए हैं तो उसकी वजह से हमें फूड आइटम्स भी पहले से ज्यादा मंगाने पड़ेंगे और इस तरह से हमारा फिर तरक्याती काम होंगे। ये सारे मसाइल जो है हमारे अखराजात यानी बढ़ रहे हैं और हमारी इनकम कम हो रही है। अच्छा, ये कराची से सनतें भी बंद हो रही हैं, जबकि हम फैसलाबाद में देखते हैं और दीगर शोबों में देखते हैं तो ये सनतें जो बंद हो रही हैं इससे तो हमारे मुल्क का बेइंतहा नुकसान है। जी, सनतें बंद जो हो रही हैं उसकी एक वजह यह है कि एक तो इंटरनेशनल रिसेशन है, यानी दुनिया में डिमांड कम हो रही है, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास गैस नहीं है। अब जब गैस नहीं होगी, गैस इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो 4 गुना ज्यादा प्राइस पे है बनिस्बत हमारी पाकिस्तानी गैस के। वो गैस हम खरीद नहीं सकते, अगर खरीद भी लें तो हमारी उससे कॉस्ट इतनी ऊंची चली जाती है कि हमें वो जो चीज बनाएंगे हम बेच नहीं सकते। तो सनतें बंद होने की ये वजह है और उसकी वजह से जाहिर है कि बेरोजगारी हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कुछ इंटरनेशनल हालात हैं, कुछ हमारी अपनी गलत कारकर्दगी है। गलत पॉलिसियां हो सकती हैं सर, तो ये गलत पॉलिसियां कहां से हैं? मौजूदा हुकूमत की हैं या पिछली हुकूमतों की हैं? देखिए, पिछली हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है तो उन्होंने जो 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की थी वो हमारे गले पड़ी हुई हैं आज भी, जिसमें उन्होंने 4 अरब डॉलर की 2 गाड़ियां मंगा ली थी और 17 अरब डॉलर के उन्होंने एग्रीकल्चरल आइटम मंगाए थे, जिसमें हमारे यहाँ 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल था, 1 अरब डॉलर की चाय थी, 2 अरब डॉलर की कॉटन थी और 10 अरब डॉलर के फूड आइटम थे। तो इस तरह 17 अरब डॉलर ये और 4 अरब डॉलर की गाड़ियां। तो वो जो उन्होंने एक्सेस इंपोर्ट की उसकी वजह से जो कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही थी, तो 6% पे, जबकि मूडीज की जो उसमें थी फोरकास्ट वो थी 4% की। 4 के अगेंस्ट हमारी जो जीडीपी 6 पे चली गई, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने इंपोर्ट्स एक्सेसिव की। अब वो इंपोर्ट्स जो एक्सेसिव कर ली तो उसके पैसे तो थे नहीं, तो इस वजह से वो उस वक्त 6% पे जीडीपी तो चली गई, मगर वो हमारे गले पड़ गए कि जी अभी हम 18 अरब डॉलर कहां से लाएं, और उसकी वजह से आज हमें IMF और दर बदर धक्के खाने पड़ रहे। अच्छा, हुकूमत का कहना है, जाहिद साहब, हुकूमत का कहना है, वो कहती है कि 23 मिलियन डॉलर की अदायगी करना थी, जिसमें से हमने 6 मिलियन डॉलर की अदायगी कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि कर्जों की अदायगियां मुकम्मल तौर पर काबू में है। आपको नजर आता है? या मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त जो कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं और क्लियर नहीं हो रहे, और तकरीबन को 4000 कंटेनर पोर्ट पे हैं, तो अब इस गवर्नमेंट ने आके उसको इंपोर्ट को ब्रेकें लगाई, क्योंकि इंपोर्ट आप करते जाएंगे तो उसके पैसे कहां से देंगे। तो इन्होंने जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यानी पिछले साल कोई 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट के ऊपर ब्रेकें लगाई हैं, ताकि हमारी जो इंपोर्ट है वो कम हो। और इस वजह से वो शहरों में या मुल्क में चीजों की किल्लत भी पैदा हो रही है और चीजें आ नहीं रही, और लोग शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे माल पोर्ट पे रुके हुए हैं। अच्छा, बात यह है कि हम लोग एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अच्छा, अगर हम इंपोर्ट जारी रखते हैं तो पैसे नहीं है, जी, और इंपोर्ट रोकते हैं तो लोग शोर मचाते हैं, बिल्कुल शोर मचाते हैं। अच्छा, एक तरफ और भी एक मसला है, ये रो मीटर पे इसका नाम क्या, मुश्किलात का सामना है। LC का खोली हुई थी, तो क्या अब ये जो है LC के हवाले से क्या कहेंगे आप? अभी खुली है या कि मसले हैं इसमें? LC में मसले हैं। पहले LC फ्रीली खुल रही थी, मगर अब LC के ऊपर अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी पहले जरा मुबादला की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जी हमें $1,00,000 की LC खोलनी है, तो $1,00,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है और अप्रूवल महीने के बाद मिलती है। तो ये कहने का इस वक्त जो सिचुएशन है वो खासी टाइटनिंग पोजीशन है और मुल्क के पास पैसे है नहीं। जो आपने मुझसे पूछा था कि हम कर्जे लौटा सकेंगे या नहीं लौटा सकेंगे, जी, तो उसमें बात यह है कि पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं कर रहा,
और ये कर्जे जो है, चूंकि इन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल किया है, इस वक्त इस साल हमारी जो आमदनी होगी वो टोटल कोई 55 अरब डॉलर होगी जी। और ये इंपोर्ट को भी 55 अरब डॉलर पे रोक के रखेंगे ताकि हमारा जो डेफिसिट है वो ना बढ़े। तो अगर ये इन्होंने कामयाबी से इसको रोक लिया तो फिर इस साल कोई आपका डेफिसिट नहीं होगा। फिर जो पिछले कर्जे हैं, जो 20-22 अरब डॉलर के कर्जे हैं, जिसमें से 6 अरब डॉलर आपने दे दिए, जी जी। तो बात यह है कि वो जो दे देते हैं तो नए कर्जे ले लेते हैं, नए लेके पुराने देते हैं। तो वो हर साल ऐसे ही होता है कि वो 20-22 अरब डॉलर के नए लेते हैं, पुराने उतारते हैं। तो इस साल भी हो जाएगा, बशर्ते कि आपने IMF के प्रोग्राम में रहे। अगर आप IMF को नाराज कर दिया तो ये नए कर्जे मिलेंगे नहीं, पुराने देने पड़ेंगे, तो फिर सिचुएशन ज़ाहिर है नए कर्जे नहीं मिलेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है और हमारी हुकूमत को इस वक्त बैठ के ये सर जोड़ के बैठ के ये तय करना होगा कि मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, अब जो ये पेट्रोल की और दीगर की कीमतें कम हुई हैं, इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा मुल्क को? देखिए, बात यह है कि IMF का कहना यह था कि आप पेट्रोल की कीमतें कम ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप पेट्रोलियम लेवी जो है उसकी एक उन्होंने मिकदार रखी थी गालिबन 50 रुपए पर लीटर, कि भाई इस सतह पे आप लेके आए। तो हुकूमत का कहना यह है कि चूंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस $75 पे आ गई है इंटरनेशनली, तो कीमतें ज्यादा कम की जा सकती थी, मगर हुकूमत ने 10 रुपए कम किए हैं और बाकी वो पेट्रोलियम लेवी में उसमें उनको उन्होंने एडजस्ट कर लिया IMF के मुआहदे के मुताबिक। तो इससे ये होगा कि पब्लिक को भी थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी 10 रुपए कम होने से, और प्लस ये कि IMF का जो मुआहदा है वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा होता नजर आता है। ऐसा ही है तो फिर ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। ठीक है मियां जाहिद हुसैन साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम बात करें मईशत पे और हमारी इकनॉमी किस डगर पे है और हमारे ताजिरों को, हमारे सनतकारों को क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है, या हम पे जो IMF का कर्जा है उसके हवाले से मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी ऐसी बातें की हैं जो कि हमारी अक़ल में आने वाली हैं कि इस तरह से अगर ये मामलात होंगे तो हमारा मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। मियां जाहिद हुसैन साहब, क्या मज़ीद टैक्स लगेंगे क्या? IMF ये कह रहा है कि 800 अरब रुपए के आप मजीद टैक्स लगाएं। जी जी। तो असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि जो हमने इंपोर्ट रोकी हुई है ना जी, तो उसकी वजह से इंपोर्ट कम होने से हमारा जो रेवेन्यू है वो 7500 अरब रुपए का टारगेट है। तो वो इंपोर्ट कम होने से वो रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा, उसमें तकरीबन 1100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा रेवेन्यू में। तो इसका मतलब है कि फिर IMF कहता है कि 800 अरब रुपए के आप टैक्स लगाएं, तो लिहाजा बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी। तो इसलिए हमारी राय गवर्नमेंट को ये है कि आप इंपोर्ट कम जरूर करें मगर बिल्कुल उसमें ब्रेकें न लगाएं। और दूसरी बात ये कि जो डॉलर को रोका हुआ है इन्होंने, तो 224-25 की सतह पे, तो और जबकि बाजार में वो चल रहा है 250 में जी जी। डॉलर को हम समझते हैं कि अगर ये फ्री फ्लोट कर दिया जाए और डॉलर को ये जो डिफरेंस है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, उसको खत्म किया जाए और डॉलर को बैंक कंट्रोल ना करे बल्कि उसको ओपन कर दें। उसको ओपन कर देंगे तो मे बी के डॉलर जो है वो इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में बराबर हो जाए। जब वो बराबर हो जाएगा तो फिर ये कि लोग हुंडी के जरिए पैसे नहीं भेजेंगे बल्कि बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजेंगे। तो जो चैनल के जरिए पैसे आएंगे तो फिर फॉरेन रेमिटेंस भी हमारी बढ़ेंगी और एक्सपोर्टर को भी फायदा होगा, तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। तो अगर हम इस स्ट्रेटेजी पे जाएं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए और हमारी फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़े, तो वो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और फिर हमें शायद नए टैक्स जो 800 अरब रुपए का IMF कह रहा है, तो शायद नए टैक्स भी ना लगाना पड़े, क्योंकि फिर हमारा रेवेन्यू टारगेट भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मजीद अगर टैक्स लगते हैं तो सर हमारे एक छोटे से कारोबार करने वाले से लेके और हमारे सनतकार जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब पे बड़ा असर होगा। तो आखिर में मैं आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूंगा, हमारे मुल्क की मईशत को किस हद तक खतरा है सर, आप क्या समझते हैं? जी मियां जाहिद हुसैन साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी आप क्या समझते हैं हमारी मुल्क की मईशत को किस हद तक खतरा है? मियां जाहिद हुसैन साहब की भी आपने बात सुनी कि उनका कहना है कि अगर हम IMF से कोई मुआहदा नहीं करें या उससे हमें मज़ीद अगर लेना पड़े तो ले लें तो फिर हमारे मुल्क की पहिया चल सकता है।
बात दरअसल ये है कि IMF से नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? अगर हम उससे पैसे नहीं लेंगे तो वो अपने पुराने पैसे मांगेगा, फिर कहाँ से देंगे हम? हमें मजबूरी है उससे पैसे लेने पड़ेंगे। हमारे पास एक रास्ता है, अगर कोई करना चाहे, कि हम बाहर से लग्जरी आइटम कम से कम मंगाएं, जिसमें हमारे को डॉलर देना पड़ता है। तो हम लग्जरी आइटम, गाड़ियाँ देखें आप रोड पे, एक से एक महंगी से महंगी गाड़ी आ रही है और लोग ले रहे हैं। इसको कुछ दिन के रोक लें, इसको 50% कम कर दें, क्योंकि इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं वाकई, और एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास चीज़ नहीं है। हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। हमारे पास क्या है, या तो सब्जियाँ हैं या ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट बाहर जाता है कि तो कितना पैसा ले आएंगे? बाहर जो लोग मुलाजमीन हैं वो पैसा नहीं भेज रहे, हुंडी के ज़रिए पैसा भेजते हैं। अगर वो पैसा भेज दें बैंक के थ्रू तो भी हमारे पास पैसा आ जाए। लेकिन हमारा सवाल ये पैदा होता है कि हम IMF के अलावा हमको कर्जा कौन देगा? किससे हम कर्जा लेंगे? हुकूमत तो दूसरे ममालिक से चाह रही है कि हमें कर्जा मिल जाए, IMF से ना मिले। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्योंकि देखिए सऊदी अरब है, वो भी देना चाह रहा है, मिसाल चाइना है, और दूसरे जो हमारे मुल्क ममालिक हैं वो तो हमेशा सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल। देखिए आसिफ भाई, मुझे ये लगता है कि हम लोग शायद बने कशकोल के लिए। दुख की बात है कि देखें, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास अपनी कोई दुरुस्त किस्म की प्लानिंग नहीं होती। अब हम फिर भीख मांगते फिर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि सऊदीया इतना बड़ा आपके साथ हमदर्द है, चाइना आपके साथ है, इतने बड़े पैमाने पे चाइना ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की और पता चला एकदम ब्रेक आ गया। इमरान खान साहब ने पॉलिसी तब्दील कर दी, सी पैक पे वो वर्किंग नहीं हो सकी। इमरान खान के दौर में तो सी पैक रुक गया था, बिल्कुल रुक गया। अब ये कि ये हुकूमत थोड़ा चाह रही है, अगर वो हो जाता तो हमारे पास एक अच्छा, लेकिन असली उसमें भी हमारी प्लॉनिंग देखिए, हमारे लोगों का ज़हन क्या बना गया कि हम सड़कों के साथ साथ पंक्चर की दुकानें खोल लेंगे या पान के केबन खोल लेंगे, या मुझे ये समझ नहीं आती, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर के अंदर हमारे पास जहन में हमारे लोगों के वो प्लानिंग ही नहीं है कि हम उसको चलाएं किस तरह। मुझे समझ नहीं आती कि स्किल्ड चाइना जब इतना बड़ा कॉरिडोर बना रहा है, तो मुझे ये सखर नजर आता था। सखर हमारा बेहतरीन वेयर हाउस का एक पॉइंट बन सकता था, जो इस वक्त अगर हम वहां से पोर्ट से उतारने के बाद डायरेक्ट अगर हमें ड्राई पोर्ट के जरिए सखर पे स्टे देते, सखर के बाद हम चाइना देते। पाकिस्तान के लिए जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो सखर में फिट थे कि वहां बेहतरीन अफसार है मुल्क के अंदर, आप उसमें सप्लाई लाइन दे सकते थे। उसके बाद अफगानिस्तान है, इधर से इंडिया को आप दे सकते थे। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्लान करने के आदी नहीं है। हमें प्लानिंग करनी होती है भीख कैसे मांगनी है, हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें हुकूमतों की डोमेनें कैसे तब्दील करनी होती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाइना कॉरिडोर इतना अच्छा था। अब आपने रिकॉर्ड के लिए देखें, आज बड़े पैमाने पे उसके मुआहदे हुए। अब आप देख लीजिएगा, अभी वक्ती तौर पे वो मुआहदे बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलेगा उसमें से इतने कीड़े निकलेंगे कि आपको उसके फायदे होने के बजाय वो पाकिस्तान को नुकसान देना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आप शरीफ साहब आपसे मालूम करूंगा कि हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट नहीं तो इससे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ता है। अगर हमारा माल बाहर जाएगा तो हमारे पास डॉलर आएंगे ना, तो हमारा जो है ना, हमें कर्जा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं, माजरत के साथ, जो 4.25 साल हुकूमत इमरान खान की चली, उसने इस मुल्क को बर्बाद किया और किसी ने नहीं किया। और दिगर हुकूमतें भी जब आई तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया, लेकिन इमरान खान ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया ना। एक ज़माना वो था कि हमने जर्मनी को कर्जा दिया था, हमने जापान को कर्जा दिया था। पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं था, डॉलर 3 रुपए का था। अब ये बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं बढ़ा ना, बढ़ता तो वो जब से मैं ये समझ रहा हूँ कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 60 साल से तो हम। अच्छा, इमरान खान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया, ये बताइए ना मुझे एक भी। नहीं तो IMF से अगर कर्जा लिया है वो तो संभालने के लिए लिया ना नदीम साहब। अच्छा, वो तो कहते हैं मैं कर्जा लूंगा ही नहीं। देखिए एक बात बताऊं आसिफ भाई, अगर वो शरीफ साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जब एक बंदे ने नारा लगाया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अब हम तो उसके नारे को पकड़ के बैठे, 90 दिन में मैं इकोनॉमी दुरुस्त कर दूंगा जी। अगर वो एक बात को अगर पकड़ा जाए तो फिर इमरान की पकड़ होती है। लेकिन दूसरी सूरत में जो जितने सियासतदान है लाई लग, अगर जो उन्होंने काम कर लिया तो हम इसको भी शुमार करते हैं कि ठीक है जी, हमारे नसीब में शायद हम खुद बेवकूफ और हम खुद बेईमान है, जो हमें सियासतदान भी ऐसे मिलते हैं जो हमें झूठे टकोसले देके हमें आगे चलाते रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उनका तो कहना यह है कि हम इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर देंगे और हम बहुत जल्द इस बहरान से दुरुस्त कर लें। इससे भी आप दुरुस्त कर लें, खाली नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है,
ये बहुत सारी पार्टियों का मिलके एक मलगूबा है, इसको वंस पार्टी ना कहें। पीडीएम तमाम। दूसरी बात ये कि मुझे लगता था कि मुझे ये अब ये एक डिसीजन कुछ बेहतर नजर आता है कि अब वन मैन मुल्क को डिफॉल्टर, जो वन मैन लोग बंदे कह रहे थे, अब ये सारे मिलके कर रहे हैं। अब कम से कम हम गुनाहगार सारे हैं। मुझे लगता है कि सारे मुल्क के अंदर जब इमरान खान से नहीं संभली तो सारों ने मिलकर कहा कि ठीक है हम इकट्ठे हो जाते हैं। उससे आप चोर का बात बोले कि ये चोर इकट्ठे हो गए या जो मर्जी बोले, लेकिन वक्ती तौर पे मुल्क को थोड़ा सा संभाला मिला है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज्यादा तो मुतमईन नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ मुतमईन हुआ हूं। अच्छा, आप मुतमईन हैं लेकिन अवाम मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान अवाम की मुतमईन 20 करोड़ की अवाम मुतमईन नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ सनतकार और पेट्रोलियम से ताल्लुक है जनाब खुदा बख्श साहब मौजूद हैं। खुदा बख्श साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मैं आ रही है जनाब। खुदा बख्श साहब, इस वक्त हमारी इकॉनमी के क्या हालात हैं और हमारी मईशत जो है वो तबाह हो रही है। इधर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कह रही है हम इस बहरान से निकाल लेंगे, और इमरान खान कह रहे हैं कि हम श्रीलंका जैसे तरफ जा रहे हैं, हमारे मुल्क का दिवालिया होने वाला है। ये लफ्ज कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मेरा नाम आपको मलिक खुदा बख्श है। जी जी, मलिक खुदा बख्श। जी जी जानते जी जी। नंबर एक बात। नंबर दो बात है, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मेरा एक कारोबार है। मैं आपको अपनी सही बात बताऊंगा। ना मुझे कोई इमरान खान से वास्ता है, न हुकूमत से वास्ता है। वास्ता ये रहा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में है, ये सूरत हाल ठीक नहीं है, खतरनाक है। लेकिन ये क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि हमारे सियासतदानों की कोता अंदेशियों ने इस मुल्क को तबाह किया। जिस वक्त RLNG मिल रही थी $4 और $5 पे उन्होंने नहीं खरीदी, अब वो $40 पे चली। तो आप मुझे बताएं कि ये जो गैस का बुरान आप कहा रहे हैं, आपके पास गैस इतनी नहीं है आपके मुल्क में जो आपकी इंडस्ट्री भी चला सके, जो आपकी CNG भी चला सके, जो आपकी होम सर्विस भी, होम डोमेस्टिक होम को भी मिल सके। तो ये बहुत बड़ी कंजम्पशन है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको कवर के लिए आपको, जिस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए आपको RLNG खरीदनी थी। पिछली हुकूमत ने, शायद खान अब्बासी ने $13.37 के ऊपर एक सौदा किया था। अगली हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने तो बहुत शोर मचाया कि ये तो बहुत महंगी ले रही है, इसमें करप्शन है। वो बेचारे अंदर भी हो गए। लेकिन उसके बाद सूरत आ रही है ऐसी कि इस वक्त आप देखें कि इस वक्त $40 की भी नहीं मिलते। आपकी हुकूमत कोशिश कर रही है, इन्होंने वो जहाँ ये जाते हैं, वो आगे से 71 में गए तो उन्होंने कहा जी सोल आउट, जिधर जाते हैं सोल आउट। उसकी वजह ये है कि जो रशिया की जंग है, उस जंग ने सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी है कि जो ममालिक सर्द हैं, जिनको हीटिंग चाहिए होती है, यूरोपियन कंट्री, और उनको अपने हीटिंग के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। RLNG की जरूरत है, एक उनको फर्नेस ऑयल की जरूरत है, एक उनको डीजल ऑयल की जरूरत है, वो हीटिंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत 6-6 महीने पहले खरीदी। हमारी हुकूमतों ने नहीं खरीदी, और वो जब ये दूसरी हुकूमत आई तो वक्त गुजर चुका था। इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन उनको कहीं से मिल नहीं रही। अब आपको सब्र करना होगा और दूसरे अल्टरनेटिव इस्तेमाल अपनी। हमारे पास भी गैस बहुत है, लेकिन हमारे जो कुएं हैं, जो सुई गैस में है, जो कोयटा वगैरह में है, वो डिप्लीट हो रहे हैं। उनका मेंटेनेंस ना होने की वजह से उनका गैस प्रेशर कम हो रहा है जी। और अब तो सर टाइम है, जिस वक्त पकाने का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम होता है, रात का खाने का टाइम होता है, उस वक्त गैस नहीं होती है। उसकी वजह मैं आपको ये बयान कर देता हूँ कि अभी तो इस वक्त ये मसला है, लेकिन एक कोशिश तो कर रहे हैं कि रशिया से भी कुछ इन्होंने बात की है। अगर वहां से मिल जाता है कुछ आपको, और कुछ प्राइस भी वो कम करके दे देते हैं आपको, तो आपका काम चल सकता है। और इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो हमारी UAE कंट्री है, जो हमारे बरादर मुल्क है, जो हमारी हमेशा मदद करते हैं, उन्होंने अपने सौदे भेज दिए।
उनके पास जो था उन्होंने अपनी चीजें भेज दी, इसलिए इस वक्त आपकी मदद को भी वो आने में उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ हो रहा है उधर से भी, कोई आपकी मदद के लिए कुछ हाथ पांव आपकी गवर्नमेंट जो इस वक्त गवर्नमेंट हाथ पांव मार रही है और बेहतरी की तरफ अल्लाह करेगा, लेकिन वक्त ठीक है बेहतरी की तरफ आएगा, लेकिन सर कुछ आसार ऐसे नजर नहीं आते हैं। और अगर हम अवामी सतह पे देखें तो देखिए अभी पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, ये मतलब मजीद इससे और कम हो सकती थी ना पेट्रोल की कीमतें, एक 10 रुपए या 12 रुपए या 14 रुपए कम की है। मुझे आप ये बताएं जी ये जो भी इन्होंने की है, मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत तीर मारा है। क्यों कि इनको तो जो IMF ने टारगेट दिया हुआ है कि 50 रुपए की लेवी आपने पूरी करनी है पेट्रोल पे और 50 की करनी है आपने डीजल पे। अभी इन्होंने पेट्रोल की तो चलो कोई 41% के नजदीक इनकी है, लेकिन डीजल की सिर्फ 25 है। तो अभी इन्होंने 5 रुपए बढ़ाई है, 25 की है या 25 से 30 की है, कुछ आंसू रोने के लिए और कुछ बेनिफिट आवाम को दिया है। तो मैं भी समझता हूँ कि ये भी बड़ी बात है अंडर द सर्कमस्टेंसेस, करंट सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, ये भी बड़ी बात है उन्होंने ये किया है। मैं समझता हूँ कि एक आध दफा और काला झूठ करना पड़ेगा ताकि इनकी जो कमिटमेंट है IMF से वो पूरी हो जाए। 50% की लेवी पेट्रोल पे, 50% की लेवी जो है 50 रुपए की लेवी जो है, परसेंट नहीं 50 रुपए वो डीजल पे। अच्छा सर आप ये मुझे बताइए कि हमारे मुल्क की मईशत को जी जी बंद कर दूं या मेरी जी 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 मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए एक IMF का और इनके ऊपर लागू है, वो है 17.5% पेट्रोल के ऊपर सेल टैक्स लगाना। वो इन्होंने अभी तक नहीं लगाया, समझे नहीं समझे। अगर वो लगाते हैं तो फिर बहुत महंगा हो जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि इनको करना ये चाहिए कि अभी ये थोड़ा पब्लिक को रिलीज दे जो सस्ता हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा अपनी लीवी बढ़ा के उस कमिटमेंट को पूरा कर ले। वो एक दफा पूरा कर लेंगे तो फिर ये फ्री हैंड हो जाएंगे और इनकी जो कमिटमेंट है IMF से वो पूरी हो जाएगी। ये कारोबार है, इस जबान पे चलता है। और अच्छा सर तो जी ठीक है, आपकी बात समझ गया और आपका पॉइंट भी मेरे पास आ गया है। तो क्या अगर इसी तरह की प्लानिंग से क्या हमारी मुल्क को जो जिस हद तक खतरा है, हम क्या उस खतरे से निकल सकेंगे? लेकिन ये अल्लाह के फजल से ये जो मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये जो कब से 6 महीने से 8 महीने से लोग दौरा पीट है, श्रीलंका बन जाएगा, एक कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह ने इसको कायम रहने के लिए बनाया है, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा और इसके अवाम जो हैं वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए। तो ये कायम रहेगा, दायम रहेगा, कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन हम अपने लीडरों से कहते हैं कि खुदा के लिए ये पॉलिटिकल बयान ऐसे देके पाकिस्तान को बाहर की दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे मामलात जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, आने वाले हैं, वो भी लोग डर रहे हैं। आज भी आप देखें टीवी पे आप बता रहे थे कि कितने डॉलर बात स्मगल करते हुए एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। तो वो देखे क्यों लोग भाग रहे हैं, उसलिए कि आप ये बयान देते हैं तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। वो अपनी चीजें समेट के बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने लीडरों से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए मुल्क के आपस में जो मर्जी करें, हमें उससे कोई नहीं है, पॉलिटिक्स करते हैं आपका किसी का, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात ना करें कि हमारी बार बदनामी न हो और हमारा कारोबार ना तबाह हो। हमारा एतबार खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म। हाँ, एतमाद खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सर हम यहाँ एक चीज और भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क के लिए कि हमारी सनतें बंद हो रही हैं, हमारे कारोबार खत्म हो रहे हैं। अब वो सनतकारों का कहना ये है कि हम कैसे काम करें, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारी चीजें नहीं है। देखें ये बयान देने से नहीं होगा, इससे ये होगा कि सर फैसलाबाद में तकरीबन 17 सनतें बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं बल्कि। मेरे भाई सुने, ऐसे मुल्क पे वक्त आते रहे, इस मुल्क पे पहले भी कई दफा आए, लेकिन इस वक्त जरूरत इस वक्त है कि सियासतदान भी बैठ जाए एक जगह और कारोबारियों को भी बुला लें और एक सोच के प्लान करें कि इस मुसीबत से कैसे निकलें।
कैसे निकला जाए, इसी पे हम मजीद आगे बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है। खुदा बख्श साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा और हमारे यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा जी। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मलिक खुदा बख्श साहब, जो कि मारूफ सनतकार भी हैं और पेट्रोलियम से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ताजिर जनाब हाजी शरीफ उद्दीन साहब और तज्ज़ियाकार मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, आपने खुदा बख्श साहब की बात सुनी तो आप क्या कहेंगे? नहीं, खुदा बख्श साहब की बातें जो है ना वो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ हैं और मैं भी इसी बात पे एग्री करता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसा तरीका आजमाया जाए कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या बिजनेस कम्युनिटी को हम बिठा के, हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी साथ देती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर हमें ये वक्त आता रहता कौम के ऊपर, इस वक्त फिर इकट्ठे होने का टाइम है। सियासतदानों को चाहिए कि वो एक आवाज़ खड़े होकर लगाएं और सब लोगों को इकट्ठा करें। दूसरी बात ये कि जो बात मैं बहुत अरसे पहले कहता था वो आज आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा कि हमारे सियासतदानों ने हमें इतना चोर, बेईमान और फ्रॉडिया साबित कर दिया कि दुनिया अब हम पे ट्रस्ट नहीं करती। बजाते खुद हमारे लोग भी अब वो इतने खौफजदा हैं कि वो अपने पैसे, जिस तरह आज इन्होंने कहा कि ये मेरे पास तो पुरानी रिपोर्ट है कि जो अच्छे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने डॉलरों में रकम लेके अपने पाकिस्तान से बाहर जाके जमा करवाना शुरू कर दी, सेफ साइड, क्योंकि पता नहीं आगे मुल्क का क्या असर होगा। तो ये एक खबर है, खौफ है, इसमें हमारा सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने इस कौम को एक्चुअल में, अब मैं आपको कहता हूं कि हम पाकिस्तान में बैठे में फील नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग आते हैं वो आके बताते हैं कि यार तुम चोर कौम हो, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारा वजीर आजम कहता है, तुम्हारे मुल्क के सियासतदान कहते हैं कि तुम लोग चोर हो। शरीफ साहब, आपने काफ़ी एहतजाज किए और काफ़ी आपने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, टैक्स के हवाले से आपने आवाज़ उठाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ जो हो रही है वो एक्सपोर्ट ही हो रही है, इंपोर्ट तो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो इसके हवाले से आपने आवाज़ उठाई और आपने बात सुनी मलिक खुदा बख्श साहब की। तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो सनतकार, कारोबारी लोग ही बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें ताजिर लोगों को बुलाया जाए, सरमायादार को बुलाया जाए, तो ये मुल्क बचेगा। आपको याद होगा कि एक हुकूमत थी तो उसमें 22 ख़ानदान इस मुल्क को चला रहे थे, याद होगा आपको। तो ये मुल्क बेहतरीन चल रहा था। उसके बाद जब दूसरा लीडर आया, उसने उन तमाम लोगों को, तमाम चीज़ों को नेशनलाइज कर लिया और इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गया। अब उसी का बी पार्ट आया, इमरान खान, जिसने सिवाय गाली के और कुछ नहीं सिखाया किसी को। यार हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ हो, दूसरा हो या इमरान खान खुद हो, हमारा हक नहीं बनता उसे गाली दें। ये सही कह रहे नदीम भाई, जब दूसरे मुल्क के लोग सुनेंगे कि इस मुल्क का तो वज़ीर आज़म चोर है, इस मुल्क का तो फला आदमी चोर है, तो हम तो उससे हमारी जाहिर सी बात है कि मुल्क की सनतों पे भी बात आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बात आएगी। फिर जो कोविड गुजरा है उससे भी हमारे हालात की वजह से भी हमारी मईशत पे, हमारे इस पे बड़ा असर पड़ा है। मलिक खुदा बख्श साहब, गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि $23 मिलियन की अदायगी करना थी, ठीक है, जिसमें से हमने $6 मिलियन की अदायगी कर दी है, ठीक है। इससे IMF मजीद हमें आगे कर्जा भी दे देगा या कर्जा लेने का इरादा है अब हुकूमत का लेगी? देखिए मेरी बात सुनो, देखिए IMF के बगैर इस वक्त सिचुएशन है, आप IMF के बगैर आपको प्रॉब्लम है। इसलिए इस वक्त अकलमंदी की बात यह है कि IMF को एंगेज करके उसके साथ नेगोशिएट करके, जैसे कि हो रहा है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, इसाकदार और उनकी टीम जो है वो लगे हुए हैं इस बात पे और बहुत सारी चीजें उन्होंने सॉल्व कर ली हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी वो पाया तकमील तक चला जाएगा मामला, ये जरूरी है। लेकिन सब सारी जिंदगी तो आपने IMF के साथ सर पे नहीं चलना, आपने अपनी इकानमी को देखना है, आपने अपने अखराजात कम करने हैं, आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। और ये जो साहब बोल रहे थे वो सही कह रहे थे कि जब भी कभी बुरा वक्त आया है पाकिस्तान पे, तो ये ताजरों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इस पाकिस्तान के अवाम ने मिल के इस मुल्क को खड़ा कर दिया।
अब भी इसी बात की जरूरत है कि ये जो मैं कहता हूँ, इनको सारे लोगों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडरों को एक जगह बुला के इनको समझाया जाए कि इनसे कोई हल्फ लिया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ना करो, आपस में जो मर्जी करो, आप जो सियासत करो, जो किसी को गिराओ, किसी को बनाओ, हमारा कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कारोबार न करो। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब ये कहेंगे चोर है चोर है, देखें जब आपने घर में अपने किसी बच्चे को या अपनी किसी बेटी को या अपनी बीवी को ये खिताब दें कि वो चोर है, तो आपके मल्ले वाले तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुदा बख्श साहब, अब मेरा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपनी मसरूफियात में से आपने थोड़ा सा वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। और हमारे से यहाँ पे मौजूद हैं शरीफुद्दीन साहब। शरीफुद्दीन साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और नदीम साहब आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, यही कहना है कि जहाँ जब मुल्क पे बात आती है पूरी कौम एक हो जाती है, पूरी कौम एक मुट्ठी बन जाती है। अब हमारे सनतकार हमेशा, हमारे सनतकार हों, ताजिर हों, चाहे एक छोटा सा दुकान वाला हो, वो हमेशा अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क को हमेशा कामयाब देखने में हमेशा कदम बा कदम खड़े होते हैं और एक मुट्ठी बन जाते हैं। हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि अपने इख्तलाफात को भुला के मुल्क की मईशत पे, इकनॉमी पे उनको फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा किए जाते हैं उससे मुल्क की बदनामी होती है और मुल्क का इमेज ख़राब होता है। ऐसी बातें ना किए जाए जिससे कि हमारे मुल्क पे कोई ऐसी बात आए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।